नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर के फोर्थ पार्ट को लेकर के। आज की परिचर्चा पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक छोटा सा टिप आपको आज मैप क्वेश्चंस पर जरूर देना चाहूंगी कि मैप प्रश्न एक ऐसे हैं जो आप फटाफट नंबर मैथ्स की तरह उसके अंदर ले सकते हैं, और मैप की अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो आपको अच्छे से तो बहुत जल्दी और एक एक नंबर आपका एग्जाम में बहुत मैटर करता है। तो आज थोड़ा सा मैप को भी देखेंगे और जानेंगे कि उसको कैसे करते हैं। तो जैसा कि हर बार मैं बताती हूँ, ये आपका जो चैप्टर है 8 उपविषयों में विभाजित है। उन उपविषयों की डिटेल पर जाने की बजाय मैं सीधे बात करूंगी कि आज जो हम कंसंट्रेट करेंगे आज के छठा उपविषय नगर और व्यापार पर। नगर और व्यापार के अंदर जो है हमने चार उसको छोटे भागों में लिया है: नए नगर, नगरीय जनसंख्या, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, सिक्के और राजा। आज की हमारी चर्चा का लर्निंग आउटकम है भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास से शिक्षार्थियों को अवगत कराना। तो चलिए आप बढ़ते हैं हम आगे आज की अपनी परिचर्चा पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मैप के संग कुछ सिटीज और टाउन्स के नाम लिखे हुए हैं। दरअसल छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा समय था जब उपमहाद्वीप के अंदर अलग अलग जगह विकास बहुत सारे क्षेत्रों का हुआ। कई सारे बड़े नगर विकास में आए जो जिनमें से कई महाजनपदों की राजधानियां थे। और यहाँ पर आपको कुछ दिखाए गए हैं, जैसे मथुरा दिया है, पोहार है, राजगीर है, वैशाली है। ये मानचित्र पर कहाँ है? ये सीबीएसई के द्वारा जो मानचित्र के लिए एक लिस्ट दी जाती है ये उसी में से ली है, और आपके जो भी आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से, बोर्ड एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मथुरा कहाँ पर है, ये रहा मथुरा, ये है पोहार, ये है राजगीर, वैशाली, वाराणसी, विदिशा, कन्नौज, भरूकच, उज्जैनी और तक्षशिला। अब आगे देखिए इसकी डिटेल में हम चलते हैं अगर, तो जो पाटलिपुत्र था, ये देखिए पाटलिपुत्र, ये नदी मार्ग के किनारे स्थित राजधानी नगर था। राजधानी थी मगधों की। दूसरी ये देखिए, ये रहा मथुरा। मथुरा जो है वो व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र रहा है। तो ये सारे आपके मैप जो है वो लगाने के लिए आएंगे बोर्ड के हिसाब से, इसलिए इनको आप सावधानी से और बहुत ध्यानपूर्वक देखें। ये रहा कन्नौज। कन्नौज नगर जो था वो राजा हर्षवर्धन, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुए हैं, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थे और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक बड़े नगरों में इसकी गिनती होती थी। ये उज्जैनी जो आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से जमीन के रास्ते जो भी व्यापार होता था ये एक बेहद प्रमुख व्यापारिक स्थल पर स्थित था। और ये रहा पोहार जो समुद्र तट के किनारे था और विदेशों के साथ व्यापार जो है इसके माध्यम से यहाँ से होता था। अब देखिए ये रहा वैशाली। वैशाली जो है, जो महाजनपद वज्जी, जो आपने पिछले मेरे लेक्चर में देखा था, वीडियो में देखा होगा, वज्जी महाजनपद मैंने लोकेट किया है और कई बार मैप वाले प्रश्न में वो लोकेट करने के लिए आता भी है। ये वैशाली उसकी राजधानी थी। ये रहा राजगीर जो आज के बिहार में पड़ता है, और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट होने से पहले राजगीर थी। राजगीर यानी राजगाह, राजा का घर। तो ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी रही है। फिर ये रहा विदिशा। ये विदिशा की से एक महिला से जो है उसने अशोक मौर्य ने विवाह भी किया था विदिशा की, तो उसकी वो महारानी विदिशा की कहलाई है। तो विदिशा भी एक व्यापारिक नगर था। और इसके अलावा ये रहा तक्षशिला। तक्षशिला भी जमीन के रास्ते लंबी दूरी के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। वाराणसी जो आज भी एक बहुत तीर्थ स्थल है बड़ा, ये वाराणसी है जहाँ काशी महाजनपद का ये एक प्रमुख भाग रहा है। और ये रहा भरूकच जो आज के गुजरात में पड़ता है और जो कि एक बेहद ही प्रमुख समुद्र तटीय नगर था, और समुद्र तटीय नगर के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक भी क्षेत्र था जहां के रास्ते विदेशों के साथ वो महाद्वीप के बाहर के क्षेत्रों के संग व्यापार हुआ होता था। तो चलिए अब हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या
और नगरीय जनता में संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार की। अगर आप यहाँ पर ये देखो कि आपको ये बर्तन दिखाई दे रहा है जिसके नीचे लिखा है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब तक तो हम सब जान ही चुके हैं कि जो राजा थे और ये सब किलेबंद, जो इनकी राजधानियां थी, किलेबंद नगर थे, उसमें ये रहते थे। आज की डेट में अगर हम वहां खुदाई करने जाएं तो वहां पर लोग बसे हुए हैं, तो उस तरह से खुदाई करना संभव नहीं है जो और भी बहुत सारी चीजें मिल जाए। फिर भी एक चीज जरूर है कि इस प्रकार के जो बर्तन है, खासकर इस तरह के, वो है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। बहुत बड़ी संख्या में ये आप ब्लैक देख सकते हैं, कितना सुंदर सा ये कटोरा दिख रहा है, कटोरे थालियां बहुत सारी मिले हैं। तो इस तरह के जो है पूरा अवशेष यहाँ पर मिले हैं जो महंगे हुआ करते थे। महंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका प्रयोग जो है अमीर लोग ही किया करते होंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे सोने के बने हुआ सामान, गहने हैं, उपकरण है, हथियार, बर्तन मिले हैं, सोने के, चांदी के, कांसा कांसा जो है जो कि कॉपर के यानी तांबे और टिन के मिक्सचर से बनता है, हाथी दांत का बना हुआ सामान, तांबे का सामान, शीशे के सामान और सिपियां क्योंकि समुद्र के किनारे खूब मिल जाती हैं। तो इस तरह के जो सामान है वो बने हुए काफी सारे यहाँ पर मिले हैं, चाहे वो औजार हो, चाहे गहने हो, उपकरण हो, बर्तन हो। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई सारे शहरों में जो है हम देखते हैं कि छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख मिले हैं। अब ये दानात्मक अभिलेख का क्या मतलब है? दानात्मक अभिलेख में जो भी धार्मिक संस्थाएं होती थी, उन धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एक उदाहरण जो आपकी किताब में दिया गया है, ये मथुरा में मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर या नीचे ये यहाँ पर प्राकृत में लिखा गया है कि एक स्वर्णकार यानी सुनार की पत्नी नागपिया ने, पत्नी का नाम था नागपिया, उसने एक धार्मिक स्थल में इसको स्थापित किया। अब इसको अगर हम आज तुलना करें, कई बार हम मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं ना पंखे वगैरह पर लिखा होता है कि वे फला ने इसको फला की स्मृति में दान किया, तो उसी से इसको जोड़ करके देख सकते हैं। अब इन छोटे दानात्मक अभिलेखों में क्या होता था कि इसमें देने वाले के नाम के साथ साथ वो क्या काम करता था, यानी उसका व्यवसाय क्या था, उसकी भी जानकारी इसके अंदर दी गई है। यहाँ पर जो है नगरों में रहने वाले धोबी हैं, बुनकर है, लिपिक है, बढ़ई है, कुम्हार है, और कुम्हार यानी जो घड़ा वगैरह बनाने के, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, स्वर्णकार, लोहे का काम करने वाले लोहकार, अधिकारी हो गए, धार्मिक गुरु हो गए, व्यापारी है, राजाओं का विवरण इसमें देखने को हमें मिलता है। यानी ये अभिलेख हमें देखिए कितनी तरह की जानकारी जो है आगे चल करके दे देते हैं। अब यहीं पर बात टूटती है कि ये श्रेणी क्या है। श्रेणी जो है, जिस तरह से आज आप देखते हो कि ट्रेड यूनियंस है, बाजारों में अगर आप अपने आसपास के बाजार देखें तो व्यापारियों ने वहां अपने संघ यानी अपनी यूनियंस बनाई हुई है। उस समय के जो उत्पादक थे यानी जो प्रोडक्शन का काम करते थे या व्यापारी थे, उन लोगों का जो संघ बनाया उसको कहा जाता है श्रेणी। ये श्रेणियां क्या करती थी? इस श्रेणी में आप नीचे एक तरह से माइंड मैप की तरह आपको दिखाया, यहाँ शिल्पकार दिखाया, फिर व्यापारी दिखाया। ये श्रेणियों का काम था कि कच्चा माल खरीदे, चाहे शिल्पकारों के माध्यम से खरीदे। शिल्पकार यानी जो सामान बनाएगा, सामान बनाने के लिए अपने नीचे वाले को वो शिल्पकार ये ट्रेनिंग भी देगा, प्रशिक्षण भी करेगा, माल बनाने के लिए कच्चा माल खरीदेगा और फिर तैयार माल का वितरण। तो ये श्रेणी के अंतर्गत हो गया। फिर आते हैं व्यापारी। व्यापारी यानी जो उस तैयार माल को बाजार में बेचने का काम करे, और इसके साथ ही साथ ये व्यापारी थोड़ा साहूकारी का काम यानी बीच बीच में जो है वो कर्जा देने का कार्य भी किया करते थे, चाहे उसके नियम कानून आज के समय से थोड़े अलग हो सकते हैं। और जितना जैसे जैसे शहरों में रहने वाले सम्रांत लोगों की मांग होती थी, उस मांग के हिसाब से जो शिल्पकार होते थे वो उपकरण, लोहे के उपकरणों का बनाते थे और उनका उपयोग। इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशिया, यहाँ आप छोटा सा मैप देख सकते हो, मध्य एशियन देश दिखाए हुए हैं, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ये इस तरफ में पड़ेंगे। इस मध्य एशिया और उसके जो है आप कह सकते हो कि उसके आगे जमीन के रास्ते से व्यापार हुआ करता था इस समय।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है नदी के रास्ते यानी पानी के रास्ते और जमीन के रास्तों का यानी मार्गों का एक तरह से पूरा जाल सा बिछ गया। और ये पूरा जाल जो है ये व्यापार के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। आप देख सकते हो कि ये जमीन के रास्ते जो भूरे में ब्राउन में ये दिखाया है, ये पूरा भूमार्ग है सारा, जो कि मध्य एशिया तक फैला हुआ है पूरा ये। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक छोटे मैप में दिखाया है, ये उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया, ये रहा उत्तरी अफ्रीका और ये रहा पश्चिम एशिया। ये अब भारत में समुद्र के रास्ते से यानी अरेबियन सी यानी अरब सागर के माध्यम से ये पूरा व्यापार जो है उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के साथ यहाँ इस समय में ये व्यापार हुआ करता था। और हम देखते हैं कि चीन के साथ, ये रहा चीन, ये रहा दक्षिण पूर्व एशिया, जो आप पूरा ये यहाँ पर छोटे मैप में भी आपको ये दिखाया है। इन देशों के संग ये बंगाल की खाड़ी जिसे बे ऑफ बंगाल हम कहते हैं, ये आप देख रहे हो कि इनके संग कहाँ से कैसे कैसे ये व्यापार हुआ करता था, और सारा जल मार्ग के रास्ते से। और एक चीज और है कि शासकों ने, जो भी शासक उस समय में हुए हैं, उन्होंने जितने भी व्यापारिक मार्ग थे उनको अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की, और वो इन रास्तों पर जाने वाले व्यापारियों से जो है उनको सुरक्षा देते थे, और सुरक्षा के बदले में वो उनसे धन वसूल किया करते थे। हमारे भारत में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय में उत्पादित काली मिर्च हो गई, मसाले हो गए, कपड़े हैं, जड़ी बूटियां हैं, इन सब की बहुत मांग थी। ये जो आप काले घेरे में यहाँ देख रहे हो रोमन साम्राज्य के अंदर। अब इस रोमन साम्राज्य के अंदर ये भारत से, यहाँ से समुद्र के रास्ते, ये देखिए ये जा रहा है समुद्र के रास्ते, और रेड सी यहाँ पे लाल सागर से होते हुए ये पहुंचता था रोमन साम्राज्य तक। और इससे संबंधित जो है इस समय की हमें डिटेल एक मिलती भी है। किसमें डिटेल मिलती है? एक यूनानी समुद्री यात्री ने अपनी एक उस समय का विवरण छोड़ा है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी। पेरिप्लस का मतलब हुआ, जिसका मतलब है समुद्री यात्रा, और एरिथेरियन यानी लाल सागर। ये रहा लाल सागर, इस लाल सागर के माध्यम से। तो उसने अपनी जो लिखा है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेरियन सी, उसमें उसने विवरण दिया है कि, और ये लिखा गया है करीबन पहली शताब्दी ईस्वी में। वो कहता है कि भारी मात्रा में काली मिर्च, दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापारी अपने जहाज भेजते थे। और एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के है, पुखराज है, सुरमा है, मूंगे है, कच्चा सीसा है, तांबा है, टिन है, शीशे है, इसका आयात किया जाता था। और इन बाजारों के आसपास जो भी काली मिर्च होती थी उसका निर्यात किया जाता। आयात यानी वहां से लेकर के आना, निर्यात यानी यहाँ से भारत से भेजना। और इसके अलावा बहुत ही बढ़िया उम्दा किस्म के मोती है, हाथी दांत, रेशमी कपड़े, अलग अलग तरह के पारदर्शी वस्त्र, पारदर्शी पत्थर, हीरे हैं, काले नग है, कछुए की खोपड़ी है, ये भारी मात्रा में आयात की जाती थी। आप यहाँ पर देख रहे हैं तमिलनाडु में ये पड़ता है कोडुमनाल, तमिलनाडु। यहाँ पर बहुमूल्य और कम मूल्यवान कई सारे पत्थरों के जो है उद्योग धंधे होने के उस समय के सबूत मिले। ये मूंगा है खासकर, और ये मूंगे के उद्योग के तो यहाँ पर जो है पुरातत्वविदों ने उसके सबूत भी खोजे हैं। तो हो सकता है कि पेरिप्लस में जो पत्थरों की उसने बात की है वो यही कहीं इसी समुद्र के किनारे के तटवर्ती बंदरगाहों तक जो अंदर से व्यापारी लाया करते होंगे, उसी का विवरण उसने अपने इस पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेरियन सी में किया है। और देखिए दक्षिण भारत में बहुत बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, और रोमन सिक्कों का मिलना अपने आप में ये दर्शाता है, ये रहे रोमन सिक्के झुंड के झुंड मिले हैं, जिससे ये पता लगता है पूरे बहुत सारे मिलना कि इनके रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध रहे ही होंगे। तो सारे सबूत उसी तरफ इशारा करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि जो शासक वर्ग है इन व्यापारियों से, इन मार्गों पर जो भी व्यापार होता था उस पर अपना नियंत्रण रखते थे, और इन व्यापारियों से जो है वो इसके सुरक्षा देने के बदले में धन वसूला करते थे। और इन रास्तों से चलने वाले व्यापारी कौन से? पैदल फेरी वाले भी जाते थे, घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दलों को लेकर के चलने वाले व्यापारी थे। समुद्र के रास्ते व्यापार आज की तरह सुरक्षित नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, बहुत ही जोखिम भरा था। भाई हो सकता है जहाज रास्ता ही भूल जाए,
या समुद्री तूफान आ जाए। लेकिन एक बात पक्की थी, जितना जोखिम था उतना ही ज्यादा लाभदायक था। यानी बहुत प्रॉफिट, मुनाफा जो है 100% से भी अधिक लिया करते थे, क्योंकि जोखिम ज्यादा है। तमिल भाषा में मत्स्यतुवन है, प्राकृत यानी आम बोलचाल की भाषा में सतवाहा और सेठी के नाम से जितने भी व्यापारी हुए हैं वो बड़े धनी कहलाते हैं। कई बार आपने आजकल भी देखा, लोग आपस में कहते हैं सेठ जी, लाला जी, सेठ जी यानी उस, ये देखिए आप कहां से ये शब्द निकला है सेठ जी, ये वहां से उस समय के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो नमक है, अनाज है, कपड़ा है, धातु है, और उससे धातु से निर्मित उत्पाद हो गए, चाहे औजार हो गए, बर्तन हो गए, कुछ और हो गया, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, जैसे कई प्रकार का सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था उन दिनों। यानी व्यापार अपने उच्चतम शिखर पर तब भी था। जब बात आती है नगर और व्यापार की, तो जरूर बात आती है विनिमय की। दो तरह का विनिमय, एक तो आर्टर बार्टर सिस्टम यानी आदान प्रदान, सामान के बदले में सामान। लेकिन जब कभी भी व्यापार अपनी उन्नत अवस्था में होगा तो सिक्कों का प्रचलन जरूर होगा, क्योंकि सिक्कों के प्रचलन से विनिमय यानी लेन देन आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो चांदी के सिक्के मिले हैं, सबसे पहले चांदी के और तांबे के आहत सिक्के मिले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये देख सकते हो आहत सिक्के। अब इसमें आपको कोई शेप नहीं दिख रही। शेप इसलिए नहीं है क्योंकि आहत यानी जिसका ऊपर जोर दे करके, आहत यानी किसी को चोट पहुंचाना, आहत करके प्रेशर दे करके उनको बनाया जाता है, जो कहीं से कैसी भी शेप आ जाती है। तो सबसे शुरुआती ये चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो, मौर्य साम्राज्य का जो है चांदी का आहत सिक्का है ये, और ये उज्जैनी क्षेत्र में प्रयोग होने वाला तांबे का आहत सिक्का। ये आहत सिक्के राजाओं ने तो जारी किए ही थे, उसके अलावा हो ये भी संभावना है कि उस समय के व्यापारी या अमीर लोगों ने या नागरिकों ने खुद भी अपने पर्सनल सिक्के जारी किए हों उस समय में। सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले कुषाण शासक, जिन्होंने यहाँ पश्चिम उत्तर प्रांत से शासन किया था, ये रहे कुषाण। सबसे पहले सोने के सिक्के जो हैं इन कुषाण शासकों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में जारी किए। ये देखिए, ये शुरू का सोने का सिक्का भी लिया हुआ। अब ये जो इनके सोने के सिक्के थे, इन्होंने किनसे इंस्पायर होकर के प्रेरणा लेके किए थे? ये रहा रोमन साम्राज्य, और आज के ईरान से शासन करने वाले पार्थियंस जो थे, ये इनके सिक्कों से, इन कुषाणों ने सिक्के जारी किए, उनके सिक्कों का आकार और वजन इन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों से इनका जो है वो मिलता जुलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तर और मध्य भारत में भी ऐसे कई सारे सिक्के देखने को मिलते हैं। इतने सारे सिक्कों का मिलना क्या संकेत करता है? इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि व्यापार जो है वो बड़ी उन्नत अवस्था में था, और जो है बहुमूल्य चीजें लेने के लिए या भारी मात्रा में वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए इन सिक्कों का प्रयोग होता होगा। शासकों की प्रतिमा के साथ, ये आप देख सकते हो, ये मिनेंडर की प्रतिमा इसमें यूज की गई है नाम के साथ, और जो है प्रतिमा और नाम के साथ, ये नाम इस तरफ लिखा हुआ है, इसके साथ सिक्के सबसे पहले किन्होंने जारी किए? हिंद यूनानी शासकों ने, जिन्होंने शासन किया था 2री शताब्दी ईसा पूर्व से। और ये रहा इनका पूरा साम्राज्य जो आप ये ब्लू में देख सकते हो, इंडो ग्रीक रूलर्स इंग्लिश में कहा जाता है। और सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग का सीधा सीधा मतलब है कि बहुत महंगी चीजों का जो लेन देन होता था और भारी मात्रा में जो वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, उसमें सिक्कों का प्रयोग होता होगा, जो मैं पहले भी आपको कह चुकी हूं। ये यहां पर ये बात मैं एक बार फिर से कह दूं कि दक्षिण भारत में बहुत सारे रोमन सिक्कों का मिलना सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा करता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। क्योंकि दक्षिण भारत देखिए रोमन साम्राज्य के अधीन नहीं भी आता था, तो भी उसके साथ कितने उसके व्यापारिक संबंध थे। केवल बड़े बड़े राज्यों ने ही नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा, ये रहा आज का पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में वहां पर राज किया था कबीला, कबीले से कबीलाई गणराज्य, योद्धे नाम के थे। इन्होंने भी अपने खुद के सिक्के जारी किए, हजारों की संख्या में उनके तांबे के सिक्के मिले हैं, जो सीधे सीधे ये बताते हैं कि कबीलाई गणराज्य होने के बावजूद भी उनकी व्यापार में कितनी रुचि थी और व्यापार के अंदर उनकी कितनी सक्रिय भागीदारी थी। इसका मतलब है कि छोटे छोटे राज्यों ने भी व्यापार में अपनी भागीदारी करने की पूरी पूरी कोशिश की है अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए।
सोने के सबसे बढ़िया सिक्के अगर जारी किए हैं तो गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। इसीलिए गुप्ता पीरियड को भारत का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। उनके सोने में मिलावट नहीं थी, बहुत ही शुद्ध सोने और एकदम भव्य खूबसूरत सिक्के जारी किए, जिससे दूर देशों के साथ व्यापार करने में और लेन देन करने में आसानी होती थी। ये यहाँ पर है समुद्रगुप्त का सिक्का, जिसमें वो वीणा बजा रहा है। यानी ये सिक्के जो है वो ना केवल व्यापार दिखाते हैं बल्कि उनकी कला साहित्य में जो उनकी रुचि थी उसको भी दर्शाते हैं। यानी सिक्के हमको केवल व्यापार की ही जानकारी नहीं देते बल्कि अन्य क्षेत्रों की भी जानकारी हमें मिलती है सिक्कों से। अब आप ये देखिए कि ये 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के जो है, ये रहा 6ठी शताब्दी ईस्वी, यहां से सोने के सिक्के का मिलना कम होता जाता है। सोने के सिक्कों का मिलना कम होना, अब यहाँ इतिहासकारों में कई बार मतभेद आता है। क्या सोने के सिक्के इसलिए कम हो गए कि कोई आर्थिक संकट आ गया होगा और सोना महंगा है? और कुछ इतिहासकार इस बात में ये कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, तो लंबी दूरी का जो व्यापार था रोमन साम्राज्य के साथ, उसका असर उन राज्यों पर भी पड़ा जिनके रोमन साम्राज्य के साथ सीधे सीधे व्यापारिक संबंध थे। तो जो रोमन से उनका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था, जब वो खत्म हुआ तो उससे उनकी संपन्नता कम आई, क्योंकि उन्हें उनके साथ व्यापार का लाभ मिलता था। तो दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि इस समय में नए नए नगर और व्यापार के नए तरीके आ गए थे, तो सोने के सिक्के जो है मिलने कम तो हो गए, लेकिन उस समय के मिले अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख फिर भी आता है। सिक्कों का उल्लेख फिर भी आने का ये मतलब है कि सिक्के प्रचलन में थे, वो बह रहे थे, तंत्र का हिस्सा थे, इसीलिए किसी ने उन सिक्कों को जो है संग्रहित करके नहीं रखा था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने आज की चर्चा की नगर और व्यापार पर, नगर और व्यापार में नए नगरों की, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार की, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, सिक्के और राजा पर। ये रहा उसका माइंड मैप। नए नगर आप माइंड मैप अपने हिसाब से बनाएंगे, ये मैंने बार बार ये बात कही है। नए नगरों में राजधानी नगर, व्यापारिक नगरों की बात है। सम्रांत वर्ग शिल्पकार में हमने उसके जो बर्तन मिले थे, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र और दानात्मक अभिलेख और श्रेणी की बात की थी। और उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार में बात आती है जलमार्गों के द्वारा व्यापार और भूमार्ग के द्वारा व्यापार। सिक्के और राजा में हमने सोने के सिक्कों की बात की, आहत सिक्कों की बात की, तांबे के सिक्कों की बात की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जितनी चर्चा हमने आज की है उस पर बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप ने नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल सा बिछ गया। ये स्टेटमेंट बुक से ली हुई है। बुक की स्टेटमेंट पर जो क्वेश्चंस है वो अक्सर बनते हैं, इसीलिए आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? मुद्रा शास्त्र होता है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, यानी मुद्रा शास्त्री होते हैं जो कि कॉइन्स का अध्ययन करते हैं। मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों का अध्ययन उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में क्या बताता है? या जो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र क्या थे? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या थे? या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के दानात्मक अभिलेख इतिहास के बारे में हमें क्या बताते हैं? तो आज हमने बात की नगर एवं व्यापार, नए नगर, सम्रांत वर्ग शिल्पकार, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, सिक्के और राज्य। अगले सेशन लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है और अभिलेखीय साक्ष्य की सीमाएं। उसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आई एम डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।